हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफ इंग्लिश क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्लास बेसिक की अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो यहाँ आपको नहीं बताई जाएंगी। क्यों नहीं बताई जाएंगी, इसका भी एक कारण है, क्योंकि एक वीडियो में पिछली बातों को रिपीट करना थोड़ा सा असंभव सा हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, पहले वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ये आज के कॉन्सेप्ट जो है ना आपने समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं, तो पहली जो सीढ़ी आपने मिस कर दी, डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी पर कदम रखेंगे तो फिसलने के चांस हो जाएंगे। तो यहाँ से पर फिसलने का मतलब क्या है कि कुछ बातें आप मिस कर जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो या फिर आप कुछ बातें मिस करें, क्योंकि बेसिक जो बातें हैं ना वो बहुत ही ज़रूरी हैं इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना एक भाषा है, और भाषा के जो भी पहलू हैं वो एक दिन में नहीं आते। मैं नहीं कहता कि आपको एक दिन में अंग्रेज बना दूंगा या एक दिन में आपको पूरी ग्रामर सिखा दूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव नहीं है, कोई भी नहीं आपको सिखा सकता, क्योंकि ना स्टेप वाइज चलना होता है। तो स्टेप नंबर 2 में हम आज डिस्कस करेंगे सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज ए सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस की क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस। क्या होता है वाक्य, शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूर्ण भाव को व्यक्त करता है, एक पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। यदि आपने इतनी डेफिनेशन बता दी सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये डेफिनेशन अधूरी है। क्यों अधूरी है, क्योंकि केवल शब्दों के समूह का आप सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि शब्दों का समूह कोई ज़रूरी नहीं कि वो क्लियर सेंस देता हो, तो क्लियर सेंस नहीं देगा तो हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। जब भी आपने इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखना है, कोई भी वाक्य लिखना है, तो उसका पहला जो शब्द है वो कैसे लिखेंगे, आप कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। मुख्य रूप से वाक्य के दो ही भाग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, और दूसरा भाग क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ज़रा गौर से समझना, क्योंकि अब हम थोड़े से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट। अब हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का कैसे पता लगाएं, या सेंटेंस प्रेडिकेट कहाँ होता है। ठीक है, हिंदी के नाम से शायद आप परेशान हो जाएं। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य या विधेय के चक्कर में ना उलझें, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो पाए, इसलिए लिखा हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं वो एक एक करके आप आगे देखेंगे। सब्जेक्ट देखिए ज़रा, सब्जेक्ट वाक्य में वह पर्सन या वह थिंग होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो उस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट किसी एक्शन को करने वाला भी होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। एक डेफिनेशन होगी ये, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। किसी भी एक्शन को करने वाला जो है ना वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई वर्ब जो है ना सारे वो एक्शन को ही बताए, नहीं, अवस्था को भी बता सकती। तो सब्जेक्ट वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है कि ये है। ठीक है, कोई एक्शन कर रहा है तो एक्शन को बताएगा, किसी की अवस्था के बारे में बात हो रही है तो उस व्यक्ति या वस्तु की हम अवस्था को बता देंगे। ठीक है ना। अब बात है प्रेडिकेट की। देखो एक बार सेंटेंस फिर आती है इस बात के ऊपर कि सब्जेक्ट एक्शन करता है या अवस्था बताता है। देखो जरा, देखो यहाँ मैं कहता हूँ ही प्लेज, मैंने यहाँ लिखा कि ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। तो ही ने क्या एक्शन किया, ही ने क्या एक्शन किया, प्ले करने का काम किया। ही राइट्स, वह लिखता है। ही स्लीप्स, वह सोता है। ये सारे के सारे एक्शन किसने की, ही ने किया है। ही के स्थान पर कोई भी नाम भी हो सकता है, कोई नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है ना, राम हो सकता है, सोन हो सकता है, मोन हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी एक्शन को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक डेफिनेशन में तो आपको ये समझ आ गया। दूसरी डेफिनेशन क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट होता है, जरूरी नहीं कि उसने कोई एक्शन किया हो। जैसे हम कहें भाई राम इज ए गुड बॉय। अब देखो राम एक अच्छा लड़का है, राम ने क्या एक्शन किया,
राम ने तो कुछ एक्शन नहीं किया। तो यहाँ पर राम के बारे में बताया गया कि राम कैसा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। राम इज ए टीचर, राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए प्लेयर। तो यहाँ पर राम के बारे में केवल जानकारी दी गई है। तो जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट को हम कैसे छाटेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या होगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी कुछ बचा ना, सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में आपने सबसे पहले छाटना है किसको, सब्जेक्ट को। उस सब्जेक्ट का हिस्सा जो भी आपने देख लिया, सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, वो आगे और चलता रहेगा, ठीक है। बेसिक से एडवांस हम चल रहे हैं, तो सब्जेक्ट को भी हम देखेंगे कि वो एक वर्ड का कैसे हो सकता है, दो वर्ड का कैसे हो सकता है, ज़्यादा का कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो अगली बात है, लेकिन फिलहाल आपने इतना समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट को हम कैसे छाटेंगे। तो हमने देखा कि सेंटेंस में दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो सेंटेंस आपने पहचान लिया कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस में आपने दो पार्ट को पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। देखो जरा, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी कुछ बचता है ना, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, वही वाला आ गया, कोई बात नहीं, चलो आपने ये देख भी लिया था। अब यहाँ सब्जेक्ट की बात करें तो राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा ना, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ठीक है, वोल पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या बन जाएगा, ये पार्ट वहाँ प्रेडिकेट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर बता दूँ, समझ लो एक बार फिर सुन लो। क्या कहा मैंने कि सब्जेक्ट को छोड़कर, ये आपने पता लगे ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी हिस्सा बच गया ना, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक विचार आया होगा, एक दिमाग में कोई प्रश्न उठा होगा, वो क्या, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, कैसे हम सब्जेक्ट को पहचानें। कोई बात नहीं, इस बात को भी क्लियर कर देते हैं। इस बात को बताने का काम कौन करेगा, इस बात को बताने का काम करेगी हमारी वर्ब। कौन करेगी, वर्ब करेगी, ठीक है। अब हम वर्ब से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं भाई। ये वर्ब, महाराज आप बताएं, क्या पूछें वर्ब से कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता दें, ठीक है। इस वर्ब से पूछ लो भाई, हु, वर्ब से पहले क्या लगा दो, हु लगा दो। हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, उत्तर क्या आएगा, ये राम खेलता है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर हुआ, फिर सुन लो, वर्ब से प्रश्न पूछो हु, और हु के जवाब में जो भी आ गया वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है भाई। अब सब्जेक्ट का पता चल गया हमें, इस वाक्य में राम क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट क्या है, वो प्रेडिकेट है, विधेय है। विधेय को तो ना सुनो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा हर भाषा के अपने कुछ वोकैब होते हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग होते हैं। आप हिंदी के शब्दों को यहाँ पर समझोगे तो कहीं उलझ जाओगे, तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर ज़्यादा ध्यान कर लो, ठीक है। अब एक और सेंटेंस आपके सामने है, हरी गोज़ टू आगरा। हरी जाता है, कहाँ जाता है भाई, हरी आगरा जाता है। अब ज़रा यहाँ पर, अरे भाई वापस जा, क्यों आ गया, अभी तेरी ज़रूरत नहीं है, चलो नीचे आ जा, क्योंकि ना सभी को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो स्पेस नहीं था बेचारे के पास, क्या करें। देखिए ज़रा, हम बात कर लेते हैं वर्ब से। भाई वर्ब तू बता, हु गोज़ टू आगरा, भाई कौन आगरा जाता है, कहेगी जी, वर्ब ने बता दिया जी, हरी जाता है। कौन जाता है, हरी जाता है, इसका मतलब हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और मैंने अभी बताया आपको कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच गया ना, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रेडिकेट। क्लियर हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ हरी क्या है, सब्जेक्ट है, गोज़ टू आगरा क्या है, प्रेडिकेट। दोनों बातें क्लियर। दूसरे सेंटेंस में देखो जरा, मोहन डिड नॉट कम हेयर। हु डिड नॉट कम हेयर, आप कहेंगे जी मोहन डिड नॉट कम हेयर, मोहन नहीं आया, तो मोहन क्या होगा, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली कहानी क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप
आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में क्या करना, निम्नलिखित वाक्यों में आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना। आसान सा काम है। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आप छोटी छोटी बातें कराने लगे। बेटा छोटी बातों से ही, देखिए छोटी छोटी बातें यदि आप कर लेते हैं ना तो बड़ी तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, एकदम महल नहीं बनता। ये कहो जी बड़ी बड़ी एकदम को दीवार खरीद लाएं और उन दीवारों को जोड़ दे तो महल तैयार हो गया, नहीं जी, वो टेम्परेरी तैयार हो जाता है, वो तंबू तैयार हो जाएगा, महल तैयार नहीं होगा, बड़ा अच्छा मकान तैयार नहीं होगा। तो अच्छे मकान के लिए क्या करना पड़ता है, छोटी छोटी ईंटों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और उनको हम जैसे जोड़ेंगे आगे अच्छी दीवार तैयार होगी, और अच्छी दीवारों से क्या होगी, आपका महल, आपका मकान तैयार होगा। ऐसे ही छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातों को आप समझते चले और आपका जो है ना इंग्लिश तैयार हो जाएगी, ग्रामर तैयार हो जाएगी। ठीक है, और एक बात और कंफर्म है, ये जो बातें बता रहा हूँ मैं, ये किसी एक क्लास की बात नहीं कर रहा मैं। आप 5th क्लास में हैं तब भी आपके लिए है, आप 12th क्लास में हैं तब भी आपके लिए, आप 12th कर चुके हैं फिर भी आपके लिए, पढ़ते हैं तब भी आपके लिए, नहीं पढ़ते तब भी आपके लिए। मतलब कभी भी किसी भी चीज़ को सीखने की ना कोई उम्र है ना ही कोई क्लास है। ठीक है, जिस भी क्लास में आप हैं उसमें आपने नहीं सीखा कोई बात नहीं, जब भी आपको मौका मिलता है तभी आप उसको सीख लो। जीवन में सीखी हुई चीज़ ना कभी ज़रूर काम आती है। ठीक है, तो ये नहीं कहेंगे कि सर ये बातें तो एग्ज़ाम में आती नहीं। बेटा एग्ज़ाम में तो यही बातें आती हैं, आपको पता बाद में चलता है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या गया, कि आपको जब पता ही नहीं होगा कि सेंटेंस में आखिर होता क्या है, ठीक है, करते क्या हैं, तो क्या इंग्लिश समझ पाओगे। आप रट्टाफिकेशन से कुछ अंक तो प्राप्त कर लोगे लेकिन नॉलेज नहीं मिल पाएगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों को बेटा, बेसिक बातों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल में से 2-3 मैं करा देता हूँ, बाकी आपने कमेंट करके लिखना है, आंसर को बताना है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा, प्रेडिकेट कौन सा। ही रीड्स ए बुक, अब मैं कहूँ हु रीड्स ए बुक, अब हु का जवाब तो कौन बताएगा, वर्ब बताएगी भाई। हु का जवाब क्या आया जी, ही पढ़ता है। तो ही क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और अभी मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी कुछ बच गया वो कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा सेंटेंस की। आई हेल्प्ड हरी, अब मैं कह लेता हूँ, वर्ब से पूछा मैंने हु हेल्प्ड हरी, अरे हरी की सहायता किसने की, जवाब आता है जी आई, मैंने की। तो आई क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्सा होगा जल्दी बताएं क्या होगा सर, ये होगा प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसे ही आपने इन बाकी बचे हुए सेंटेंस को छांटना है। सर सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। तो ये आपको यदि पता चल गया तो आप बिल्कुल बहुत ही जल्दी आंसर दे पाएंगे। नहीं पता चला तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें और फिर ट्राई करें, आप बिल्कुल आसानी से छांट पाएंगे सब्जेक्ट क्या, प्रेडिकेट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। मतलब सब्जेक्ट का तो आप लोगों को पता चल गया, सब्जेक्ट को हम कैसे पता लगाएंगे, सब्जेक्ट का हम हु का जवाब जो होगा वो सब्जेक्ट होगा हमारा। लेकिन अब प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, देर आर 5 मेन बेसिक सेंटेंस पैटर्न। वाक्य में 5 मुख्य पैटर्न है। कौन कौन से पैटर्न है आपके, नंबर 1 देखिए जरा, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, चलो देखिए सब्जेक्ट, और दूसरा मतलब प्रेडिकेट में एक अहम चीज़ क्या पाएगी, एक वर्ब। ठीक है, कम से कम सेंटेंस में वर्ब होना जरूरी। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब 2 चीज़ें होंगी तो हमारा काम चल जाएगा। अगर वर्ब नहीं है तो हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। ध्यान से सुन लो इस बात को, यदि सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। गलत है यदि सेंटेंस में वर्ब आपने मिस कर दी है तो। ठीक है, तो बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो हमने देखा है कि प्रेडिकेट में कम से कम क्या मिलेगा, एक वर्ब मिलेगी, और वर्ब कैसी होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। ध्यान से सुना है, एक नया वर्ड जोड़ दिया वर्ब के साथ में, क्या वर्ड है ये, इंट्रांसिटिव वर्ब।
अब दिमाग में एक और प्रश्न उठा, जी ये वर्ब तो सुनी थी, ये इंट्रांसिटिव वर्ब नया वर्ड सुना है। बेटा इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, या ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ऐसी वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसीलिए तो सब्जेक्ट के बाद कम से कम क्या होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेडिकेट में क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगी। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो बर्ड्स तो आपका सब्जेक्ट हो गया और फ्लाई क्या हो गई, वर्ब। ठीक है, मैंने बात की थी ना, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बच्चे का जो हिस्सा वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगी, सॉरी वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगी। अब यहाँ प्रेडिकेट के रूप में क्या है, केवल वर्ब ही तो है, तो हम इसी वर्ब को ही प्रेडिकेट बोल देंगे। सी स्लीप्स, वह सोती है, यह भी एक ही वर्ब है, तो स्लीप्स कैसी वर्ब होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। और इंट्रांसिटिव वर्ब है तो ये हिस्सा हमारा क्या है, वर्ब वाला, प्रेडिकेट है। ठीक है, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, देखो मैंने सारी बातें बताने के साथ साथ लिखी हुई है, नोट्स ऐसे बनाए हुए हैं कि आपको किसी दूसरी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। जो लिखा हुआ उसको आप लिख लें, ये बात ध्यान कर लें, लिख लें। लिखने के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास लिखित में कोई चीज़ है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुन तो लिया आपने, सुनने के बाद कुछ समय के बाद क्या हमारी मेमोरी धीरे धीरे उन चीज़ों को छोड़ देती है, फिर भूल जाते क्या बताया था। अगर लिखा हुआ होगा तो एक बार आप रिपीट कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ नोट में, ऐसी वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते उनको कैसी वर्ब बोलते हैं बेटा, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं बोलते हैं। हिंदी को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझना तो इंग्लिश से ही है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, अब पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 कहता है कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा ही और एक प्रेडिकेट होगा। यहाँ दो दो प्रेडिकेट लिखी हुए हैं, इसको आपने एक ही समझना है। ठीक है, ये तो अलग अलग कॉलम बना के तो मैंने अलग अलग लिख दी। ठीक है, ज़्यादा कंप्यूटर का ज्ञान मुझे नहीं है, जैसा थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं वो कॉलम बनाने की कोशिश की थी। दो, ये पूरा एक जगह ऐसे नहीं लिखा गया तो मैंने दो जगह लिख दिया। तो आपको समझना एक ही है, दो दो प्रेडिकेट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में प्रेडिकेट तो एक ही होता है। ठीक है, तो आप जब कॉपी में लिखें तो आपने दो प्रेडिकेट नहीं लिखने, एक ही प्रेडिकेट लिखना है लंबा सा, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो, तो मैंने बात की यहाँ पे बेटा पैटर्न नंबर 2 में कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हमारे पास जो वर्ब होगी वो अब कैसी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी। पहले वाले में हमने देखा कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ एक ट्रांसिटिव वर्ब भी हो सकती है। जब ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके बाद अपना क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। अब डेफिनेशन भी साथ साथ क्लियर हो रही है कि ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेती है। ठीक है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो जरूर होगा, दो भी होंगे वो आगे बात करेंगे। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो भी सकते हैं, एक तो मिलेगा ही, एक के साथ दो भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखो ज़रा, तो हमने देख लिया कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आई है, यदि वो ट्रांसिटिव है तो उसके ट्रांसिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट भी लेगी। सीता सिंग्स, अब जैसे हम बात करें सब्जेक्ट को ढूंढे तो क्या करेंगे, हु सिंग्स, कौन गाती है, उत्तर आएगा जी सीता, जो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर बात कर ले ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो वर्ब के बाद आया है एक ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेडिकेट में दो चीज़ें हो गई, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, सोहन राइट्स, सोहन लिखता है, क्या लिखता है भाई, ए लेटर। तो प्रेडिकेट, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाट रहे हैं, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट है और ये दोनों क्या है, अरे भाई कहाँ गया तुम, अरे क्या चक्कर है तेरा, ये क्या है भाई, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। दोनों ही सेंटेंस अलग अलग है इसलिए लिखे हम, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट सेंटेंस के अनुसार। ये इस सेंटेंस में ये प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया, इस सेंटेंस में ये प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इस प्रेडिकेट में क्या क्या होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं।
ये आगे लिखा हुआ है। ऐसे वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट लेते हैं उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। पैटर्न नंबर 3, तीसरा पैटर्न क्या हो सकता है, मतलब प्रेडिकेट में और क्या मिल सकता है। प्रेडिकेट में क्या चीज़ और हो सकती है, ये तीसरा पैटर्न बता रहा है। ये कह रहा है जी, सेम बात है बेटा, यहाँ पर ये प्रेडिकेट आपने एक बार ही लिखना है, ठीक है। सारा सारा क्या है, ये प्रेडिकेट ही है, ये सारा सारा क्या हिस्सा है, ये प्रेडिकेट ही है। तो एक बार ही आप प्रेडिकेट लिखेंगे, 3 बार प्रेडिकेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा जी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिलेगी, हाँ जी मिलेगी जी, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। वो वर्ब 2 प्रकार की हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी वर्ब हो सकती है। यदि वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपने बाद क्या नहीं लेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, ठीक है। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर लेगी, ताकि वाक्य की सेंस क्लियर हो सके। तो अब प्रेडिकेट में जो ऑब्जेक्ट आए हैं ना, वो 2 ऑब्जेक्ट आ गए जी। पहले तो ये आप एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, अब 2 ऑब्जेक्ट आए। कोई बात नहीं, 2 आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, 2 से क्या फ़र्क पड़ता है, सब अब अपना काम करेंगे। तो इनका काम क्या होता है, पहले इस बात को समझे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, फिर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने बात की बेटा कि सेंटेंस में 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और वर्ब। ये सारा का हिस्सा ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रेडिकेट ही हैं, ठीक है। मोहन गेव मी ए बुक, तो मोहन सब्जेक्ट और गेव मी ए बुक प्रेडिकेट, ठीक है। चलो, अब आपके दिमाग में फिर से प्रश्न होगा, सर हमें पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, मैं हूँ, तो बेटा सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। कैसे पता चलेगा बेटा, देखो ये भी बताने का काम कौन करेगी, वर्ब ही करेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो भी जानकारी देगी, सब्जेक्ट की जो भी जानकारी देगी, वो करेगी वर्ब। वर्ब से प्रश्न पूछो, हु, अरे भाई तने तो तंग कर लिए, नीचे आ जाए तो किसी और की बाउंड्री में जाएगा तो बेटा कौन घुसने देगा। यहाँ बात करें बेटा, वर्ब से पहले हमने देखना बेटा सब्जेक्ट, ठीक है। और ये वर्ब है ना, यही बताएगी कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब मैंने वर्ब से पूछा भाई हु, और उसे क्या पूछा, हु, अरे हु गेव मी ए बुक, किसने किताब दी मुझे, तुरंत जवाब आया जी, मोहन ने दी। तो मोहन क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसी वर्ब से यदि हम बात करें, इसी वर्ब से हम प्रश्न पूछे क्या, व्हाट, इसी वर्ब से हम प्रश्न पूछे whom, तो ये दोनों प्रश्न है ना, ये ऑब्जेक्ट को बताएंगे। दोनों किसको बताएंगे, ऑब्जेक्ट को बताएंगे। अब आप कहेंगे सर एक और पजल हो गया हमें, अब ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, व्हाट कौन से ऑब्जेक्ट को बताएगा, whom कौन से ऑब्जेक्ट को बताएगा। ये भी बता देता हूँ आपको, जो व्हाट होगा ना, व्हाट जो होता है वो बताता है किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। कैसे ऑब्जेक्ट को बताएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और whom जो होता है ना, वो बताता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बार समझ लो जरा। डायरेक्ट को यदि आप थोड़ा सा याद करने के लिए टिप्स याद रखेंगे, तो डायरेक्ट का मतलब डेड, डेड ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव ऑब्जेक्ट कोई भी है। निर्जीव ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो व्हाट से का प्रश्न करो। सजीव ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो whom का प्रश्न करो। तो मोहन गेव मी, मोहन ने मुझे दिया व्हाट। यदि आपने व्हाट किया तो उत्तर आया जी ए बुक दी। मोहन ने क्या दिया मुझे, ए बुक दी, ठीक है। तो ए बुक तो क्या है, डेड ऑब्जेक्ट है ना। मतलब यदि किसी
मनुष्य की बात की जा रही है, लिविंग बीइंग की बात की जा रही है, तो आप हुम का पर्सन करेंगे। ठीक है। यदि आप बात कर रहे हैं नॉन लिविंग की या डेड ऑब्जेक्ट की, तो आप व्हाट का पर्सन करेंगे। ठीक है। तो व्हाट का जवाब होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम का जवाब होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहन गेव ए बुक हुम, मोहन ने किताब दी, किसको दी, मुझे दी। ठीक है। राम टीचीज हुम, राम पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, अस, हमें पढ़ाता है जी। ठीक है। राम टीचीज अस व्हाट, राम हमें पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है जी। तो व्हाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और होम का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने ये देखा कि हमारा जो प्रेडिकेट है उसमें क्या क्या हो सकते हैं। पैटर्न नंबर 3 में, पैटर्न नंबर 1 में हमने बात की थी कि हमारा जो प्रेडिकेट है उसमें एक वर्ब मिलेगी। ठीक है, वर्ब मिलेगी। और पैटर्न नंबर 2, एक बार फिर मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाता हूँ बात समझाने के लिए। देखो, मैंने कहा था कि बेटा हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो प्रेडिकेट होगा, बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट में कम से कम क्या मिलेगा, एक वर्ब मिलेगी। और वर्ब कैसी होगी, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है। यदि प्रेडिकेट में हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट में क्या है हमारे पास, तो बचा हुआ हिस्सा प्रेडिकेट होता है। उस प्रेडिकेट में वर्ब इंट्रांजिटिव है तो वो अकेली पाएगी। ठीक है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव आ गई तो ट्रांजिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी, ताकि वाक्य की सेंस क्लियर हो पाए। तो पैटर्न नंबर 2 कहता है कि प्रेडिकेट में क्या मिलेगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब पैटर्न नंबर 3 ये कहता है कि जी प्रेडिकेट में क्या होगा, वर्ब होगी। और वर्ब जो होगी हमारी, वो कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ही तो ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती हो। तो यहाँ पर वर्ब के बाद जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे वो 2 होंगे या तो 1 होगा। ठीक है। 2 होंगे तो 2 एक जैसे नहीं होंगे, 2 हैं तो नाम भी अलग अलग पाएंगे। 2 हैं तो 2 नाम अलग अलग कौन कौन से, एक का नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे का नाम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या कैसे आगे पीछे आप बोल लो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो 2 नाम हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट का उत्तर जो मिले देगा। ठीक है। वर्ब से प्रश्न पूछेंगे और व्हाट का जो जवाब होगा वो कैसे कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम का उत्तर होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब चौथा जो पैटर्न है हमारा, या एक बार नोट दिया उसको भी थोड़ा पढ़ देते हैं। जो वर्ब दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में लेते हैं, उनको हम कैसे वर्ब बोलते हैं, डाया ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है। डाया मतलब 2। ठीक है। जो अपने साथ में क्या लेगी वर्ब, वो वर्ब जो अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट लेती है, इसको डाया ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। ये बता दिया मैंने आपको, किसी भी सेंटेंस में जब हम वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन करते हैं तो आंसर को मिलने वाला नाउन या प्रोनाउन ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है। जो नॉन ह्यूमन के लिए या किसी वस्तु के लिए अगर हम जानना है तो व्हाट का प्रश्न करेंगे। किसी लिविंग बीइंग के लिए ह्यूमन रेफरेंस के बारे में बात की जा रही है, समबडी की बात की जा रही है, तो वहाँ पर आपने हुम का प्रश्न करना है। ये बातें भी हम कर चुके हैं। ठीक है। व्हाट और होम ये वही उन्हीं की एग्जाम्पल है। ये आपको समझाने के लिए मैंने डिटेल से लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो ऐसे कैसे आप नोट कर लें। ठीक है। समझना भी ज़रूरी है और नोट करना भी ज़रूरी है। ही गिव मी ए बुक, ऊपर वाले सेंटेंस में गिव क्या है, एक डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके 2 ऑब्जेक्ट है, मी और बुक। जब 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव, एक ऑब्जेक्ट होगा तो केवल ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो। ठीक है। चलो पैटर्न नंबर 4, चौथा पैटर्न क्या हो सकता है। अब प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। हाँ जी, ये बात तो है जी, सब्जेक्ट मिला है हमें। चलो जी, पहचाना भी आ गया होगा। हाँ जी, पहचाना भी आ गया। ठीक है जी, पहचाना आ गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये तो बताने का काम कौन करता है, वर्ब करता है। ठीक है, वर्ब करता है। वर्ब से हमने प्रश्न किया हु, बता भाई वर्ब हु। ठीक है, हु का जवाब आएगा जी, सब्जेक्ट बनाएगा। अब वर्ब से हम प्रश्न पूछें व्हाट का
या whom का, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये तो नया वर्ड लिख दिया आपने सर, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है? या ऑब्जेक्ट तो नहीं आया अभी तक, तो शायद आप लोगों ने ऐसा ही देखा होगा कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये नया वर्ड आपने जोड़ा है कॉम्प्लीमेंट। बेटा नया नहीं है ये, आपने क्या है, बैटरी लो होगी, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम अपना थोड़े रहते। चलो अब ज़रा देखिए, प्रेडिकेट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दो चीज़ें मिलेंगे। सर वर्ब तो आई थी, कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया? बेटा कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होता है जो कंप्लीट करता है, वाक्य की सेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता दे, सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी ऐड कर दे, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जो ऑब्जेक्ट के बारे में और जानकारी ऐड कर दे, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? देखो जरा। अब एक और बात सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो वर्ब है वो अपने बाद एक कॉम्प्लीमेंट लेगी या ऑब्जेक्ट लेगी? चलो ठीक है, आपके दिमाग में प्रश्न आते हैं तो उसका जवाब भी मैं देता हूँ, ठीक है। या आपके दिमाग में जो प्रश्न आते हैं वो मैं खुद भी थोड़ा सा क्रिएट कर लेता हूँ। शायद आपने ऐसा ज़रूर सोचा होगा, आपके मन में ज़रूर आया होगा, सर ये वर्ब कौन सी होती हैं जो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती? देखो बेटा, इज, एम, आर, वाज और वर, ये ऐसी वर्ब हैं जो मेन वर्ब का काम कर लेती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। इज, एम, आर, वाज और वर जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो उनके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो कहेंगे सर मेन वर्ब है या ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखी है। बेटा हेल्पिंग वर्ब तो तब होती है जब उनके बाद एक और वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज़ टीचिंग, ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, तो इज आया और टीचिंग आया है, दो वर्ब आ गई कि ना। फिर लिख देता हूँ इस सेंटेंस को, ही इज, यहाँ पर ऐसे मैं लिखा था, ही इज टीचिंग। तो यहाँ पर देखो जरा, अगर इसके बाद एक और वर्ब आई है तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी इज, और ये होगी मेन वर्ब, ठीक है। ही इज टीचिंग, अब हमने यहाँ देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब आई। यदि एक ही वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर अकेली आई हैं, और उसके बाद वाला जो वर्ड होगा ना वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ज़रा बिल्कुल और गौर से सुन लो। ही और ये बाद वाला वर्ड, वर्ब के बाद वाला वर्ड, दोनों बराबर है क्या, इक्वल है क्या? ही टीचर है, ये टीचर ही है, मतलब ही को ही टीचर बोला है और टीचर को ही बोला है, दोनों एक ही हैं या दो अलग अलग व्यक्ति हैं या दो अलग अलग चीज़ें हैं? आप कहोगे सर ये एक ही तो है, ही तो टीचर है और ये टीचर को तो ही बोला है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हों, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बाद वाला वर्ड जो भी है ये, ठीक है, अभी मैं इसको वर्ड ही बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ना इसको ऑब्जेक्ट बोला ना कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने क्या बोला, इसको वर्ड बोला है। तो सब्जेक्ट और ये वर्ब के बाद वाला वर्ड दोनों इक्वल हैं तो ये कहलाएगा बेटा कॉम्प्लीमेंट, और यदि ये इक्वल नहीं है तो ये कहलाएगा बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही इज ए टीचर, तो ही तो टीचर है, टीचर ही तो ही है, दोनों इक्वल हो गए तो ये वर्ड क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। चलो सीता लुक्स सैड, तो सीता ही तो सैड है, सैड कौन है? सीता है, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या वर्ड हो गया बेटा? ये वर्ड हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं इसलिए क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेडिकेट में यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। कौन सा पैटर्न आ गया? चौथा पैटर्न आ गया। 5वें पैटर्न पर आते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आगे मैंने लिखा हुआ है, जो अभी मैंने बताया, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो उनके बाद आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है, ना कि ऑब्जेक्ट होता है। ऐसी स्टेटिव वर्ब होती है, अवस्था बताने वाले वर्ब भी कॉम्प्लीमेंट ही होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर के अलावा बेटा अवस्था बताने वाले वर्ब जो स्टेट बताती हैं कि कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसा नहीं है, ये उसकी अवस्था को बताते हैं, ऐसे वर्ब को भी हम क्या बोलते हैं? उसकी स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। उनके बाद आने वाला वर्ड भी क्या होता है बेटा? वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ना कि ऑब्जेक्ट। जैसे सी लुक्स, वह दिखती है, कैसी दिखती है? प्रेटी दिखती है, ठीक है। तो ये प्रेटी जो वर्ड है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट।
क्या वर्ड है ये, कॉम्प्लीमेंट। तो हम सेंटेंस को यदि बांटें दो पार्ट में तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हिस्सा क्या होगा, सारा का सारा प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट में क्या शामिल है, एक तो वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और वर्ब कैसी है, यदि हम बात करें वर्ब की, क्योंकि हम एडवांस चल रहे हैं तो बेटा धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस की तरफ भी तो बढ़ोगे, अगर वहीं रुके रहोगे तो एडवांस में अगर चल रहे तो हम पता लग गया बेटा कि ये वर्ब कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, स्टेटिव वर्ब के बाद केवल कॉम्प्लीमेंट ही आता है, ठीक है। पांचवें पैटर्न पर आ जाओ। पांचवा पैटर्न कहता है बेटा, क्योंकि प्रेडिकेट तो मैं एक ही चीज़ है, तीनों में बेसिक लिखा हो सारा का सारा है, तो ये प्रेडिकेट ही, सब्जेक्ट के अलावा जो बचेगा वो प्रेडिकेट ही तो होता है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट में ये तीन चीज़ें भी हो सकती, क्या क्या, वर्ब, वर्ब तो कंपलसरी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का होना तो लाजमी है। अब यहाँ पर प्रेडिकेट में, इसको हटा देता हूँ बेटा, एक ही तो लिखना आपने। तो यहाँ पर प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, वर्ब, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। देखो दो दो ऑब्जेक्ट भी थे, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट भी आया है। अब यहाँ पर बेटा एक तो ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरा कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब जरा देखो कॉम्प्लीमेंट तो वही होता है जो किसी के अर्थ को पूर्ण करता है। अब किसके अर्थ को पूर्ण कर रहा है ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में ही तो जानकारी दे रहा है, इसलिए कैसा ऑब्जेक्ट होगा, कैसा कॉम्प्लीमेंट होगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। पहले वाले में हमने देखा था कि सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वर्ब के बाद वाला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ वर्ड जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही मेड मी, उसने मुझे बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया भाई, यह बात क्लियर हुई क्या, अर्थ स्पष्ट हुआ। ही मेड मी व्हाट, बताओ जरा। ही मेड मी, यहाँ तक अगर हम सेंटेंस लिख दिए इतना, अगर हमने यहाँ तक इतना लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये प्रेडिकेट हो गया, क्या हमारा अर्थ क्लियर हो गया। ही मेड मी, उसने मुझे बनाया, क्या बनाया भाई, मुझे क्या बनाया भाई, मूर्ख बनाया, या फिर मुझे रहता बनाया, घिया बनाया, त्योरी बनाया, क्या बनाया, मुझे कुछ नहीं बनाया हैं। अरे बताने के लिए तो बताना पड़ेगा बेटा, इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसको क्लियर कौन करेगा, बाद वाला वर्ड करेगा। और जो किसकी जानकारी है, मी को ही तो क्लियर कर रहा है, इसलिए तो ऑब्जेक्ट है मी हमारे पास, और मी ऑब्जेक्ट है तो मी की जानकारी पूरी कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ही मेड मी एंग्री, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ठीक है। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, इस तरह से। तो आई फाउंड हिम, मैंने इसको पाया, कैसा पाया भाई, सैड पाया, हैप्पी पाया, स्लीपिंग पाया, कैसी मुद्रा में पाया, कैसी अवस्था में पाया, तो ये वर्ड क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, कुछ और उसको बात को क्लियर कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये थे हमारे बेटा बेसिक टू एडवांस का स्टेप नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। डाउट है तो ज़रूर लिखें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, और जल्दी अगली वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और बेसिक टू एडवांस की बातें हम करेंगे।